अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। आज फिर मामलात और ज़्यादा कशीदा होते हुए नजर आए क्योंकि अदालती एतबार से भी जो कशीदगी है वो बिलाशुबा बढ़ गई है और जो दो थॉट्स की, दो माइंडसेट की एक दरअसल रिप्रेजेंटेशन है बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में और ओवरऑल भी मौजूद जजेस के दरमियान, वो बहुत खुलकर प्रोनाउंस होकर आज एक मरतबा फिर सामने आई है। और इस सिलसिले में जस्टिस मुनीब का जो ख़त है नाजरीन के, उन्होंने जिस तरह से बेंच से जो रिव्यू पिटिशन दरअसल सुन रहा था आर्टिकल 63A के हवाले से, उसके हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने बाकायदा माजरत की कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। जो ये ख़त आपके सामने नज़र आ रहा है, जो ये शाया किया जा रहा है, इसमें दरअसल ये तमाम तर पॉइंट्स दर्ज हैं जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल का भी हवाला दिया गया है और बाकायदा ये भी फिर एंड में इसरार किया गया कि इस खत को बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा ने रिग्रेट किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं है कि कोई ख़त जो है इस तरह से जहाँ पर एक जज अपने आप को रिग्रेट कर रहा हो सिर्फ पार्ट बनने में एक किसी भी प्रोसीडिंग का, उसका बाकायदा तौर पे उसके एक रिग्रेट करने के उस रिग्रेट लेटर का जो है उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। बहरहाल दिस इज़ जस्ट पार्ट ऑफ द गेम और एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जितनी जो हम लोगों ने बात की है, क्योंकि असल जो मामला है वो इससे कई ज़्यादा पेचीदा है। रेवोल्यूशन की, इनकलाब की बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉल दे दी गई है एज़ पर चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर साहब। इस पैगाम में, वीडियो पैगाम में जो कि आप अपने स्क्रीन पर जिसकी झलक देख रहे हैं, फिर फाउंडर PTI इमरान खान साहब ने भी आज जो उन्होंने पैगाम जारी किया जो कि शेख वकास अकरम के थ्रू आया, उसमें उन्होंने बाकायदा तौसी की है बहुत बढ़ चढ़कर और उन्होंने हिमायत की है कि जब जो मुल्क का अपैरेटस है, लीगल अपैरेटस है, जब वो फेल कर जाए तो फिर इनकलाब के अलावा क्या ऑप्शन बचता है। क्या वाकई नाजरीन इनकलाब को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ संजीदा है? क्योंकि टॉकिंग ऑफ इनकलाब 8 सितंबर को चीफ मिनिस्टर KP ने बाकायदा ये कहा था कि 15 रोज़ में बानी PTI को छोड़ा जाए, जेल से रिहा किया जाए, वरना अवाम और उनकी लीडरशिप में अवाम जो है वो खुद बानी PTI को रिहा करवा लेंगे। 15 दिन हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया नाजरीन, तो क्या ये तमाम तर बातें सिर्फ बातें हैं या फिर इनमें कुछ ठोस हकीकत भी आने वाले दिनों में नजर आएगी? अगर आती है तो ये यकीनन खतरनाक सूरत हाल है नाजरीन मुल्क के लिए। क्या ये खतरनाक सूरत हाल पेंट करने में सिर्फ PTI रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि वो दूसरी तरफ यही डिमांड करते हैं कि हम पीसफुल, पुरअमन जलसे जुलूस करना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उसको वायलेंट बना दिया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, हुकूमत की तरफ से प्रोवोकेटिव चीज़ें की जाती हैं। सो मच हो कि अब हुकूमत ने यह भी फैसला कर लिया है कि 8 सितंबर जलसे पे जो हुई थी तकारीर, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर ये जो तमाम तर जो लीडरान थे PTI के, उनको बुक करेगी, लीगली बुक करेगी गवर्नमेंट। और दूसरी तरफ KP गवर्नमेंट भी जो है वो तैयारियां कर रही है कि जो जलसे के दौरान जो इनका रावलपिंडी का जलसा था या एहतजाज था, उसके दौरान जो भी पकड़ धकड़ हुई है उस मामले पे KP गवर्नमेंट ने भी अपने जो लीगल हथियार हैं वो उठा लिए हैं वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। ये यकीनन पंजाब गवर्नमेंट भी इन पर्टिकुलर, क्योंकि पिंडी जो है वो पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये बहुत खतरनाक सूरत हाल है नाजरीन जो कि आने वाले दिनों में नजर आ रही है। कुछ चीज़ें हैं इन तमाम उमूर पे चीदा नुकात सिर्फ देखते चलिएगा, फिर मैं फौरी तौर पर अपने मौजूद का रुख करूंगी कि आखिर होने क्या जा रहा है और क्या इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में कोई जल्दी में, जैसे कहते हैं ना हर कोई आग का काम कर रहा है, क्या जल्दी में कोई पानी का भी काम करेगा? इस सिचुएशन को कोई डिफ्यूज करने वाला है भी या नहीं? इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स मामले पे नाजरीन देखते चलिएगा। पहले लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी ने 5-0 से फैसला सुनाया। जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तेफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा कि जस्टिस अकील अब्बासी ने भी जस्टिस जमाल बंदोखेल के नोट से इत्तेफाक किया। फैसले में कहा कि आईनी इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम होना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में खुद जज लगाने का फैसला और जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दिए जाते हैं। जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना है कि जो मुकन्ना है इलेक्शन कमीशन को जजेस का पैनल मांगने और इंतखाब का इख्तियार नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक ट्राइब्यूनल के लिए एक ही जज के नाम का मुतालबा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और जजेस आईनी अहदेदार हैं। याद रहे 12 जून को लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने 8 ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के अहकाम जारी किए और 13 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। ये इसका पस मंजर है नाजरीन। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी और 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फिर नाजरीन आर्टिकल 63A में जो नजरसानी दरअसल केस है उनके अहवाल भी देखते चलिएगा।
आर्टिकल 63A नजरसानी केस आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला था उसके ऊपर नजरसानी, और जो कि जस्टिस मुनीब के खत का भी हम हवाला दे रहे थे, उन हवाले से देखते चलिए कि क्या नुकात हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत शुरू की तो जस्टिस मुनीब अख्तर समेत वो शरीक ना हुए, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो खत तहरीर किया था दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का वो खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत में लिखा है कि मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया है। कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। बेंच में शामिल ना होने का गलत मतलब ना लिया जाए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि 63A का मुकदमा बड़ा अहम है। नजरसानी केस 2 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर अल्तवा है। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। एक बार बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच वापस लेने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील असरे 9 होगी और उम्मीद है वो दोबारा बेंच में शामिल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपनी उम्मीद का इजहार इसमें बहरहाल किया है, और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल होते हैं या नहीं, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस ने साथ ये भी ऐड किया। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ नाज़रीन। हेयर बाय जॉइंट बाय जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब, सीनियर वजीर हैं आप, सिंध के स्टॉलवर्ट हैं ऑफ द पीपल्स पार्टी, वेरी वार्म वेलकम आपको। अहमद अवैस साहब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करते हैं, साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं, पंजाब के तमाम तर मामलात में आज भी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आप मौजूद थे और खुद तमाम चीज़ों को देखते रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम सर। PTI के भी लीगल अफेयर्स बाय एंड लार्ज अहमद साहब देखते हैं अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द लीगल टीम, और बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैज़ काइंडली जॉइंड अस एज वेल, MNA फ्रॉम द PMLN स्टॉलवर्ट ऑफ हिज पार्टी एंड एज वेल एज पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात। आपको भी बहुत खुश आमदीद, आप तमाम हजरात को बहुत खुश आमदीद। बात का आगाज़ मैं शर्जील साहब आपसे करती हूँ। ये क्या मामला चल रहा है, क्योंकि बिलावल साहब तो बहुत ज़्यादा कोशा हैं कि हर सूरत आईनी अदालत का क़याम होकर रहेगा। फिर 63A की जो तशरीह के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त है, PTI आपके ऊपर इस बात का खासा इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी पूरी जमात पे। वो ये कहते हैं कि दरअसल ये जो लोगों की मंडियां लगती हैं, वफादारियां तब्दील करी जाती हैं, उसमें पीपल्स पार्टी बड़ा रोल अदा करते हैं, और पहले भी आप लोगों ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में यही कोई सिमिलर रोल अदा किया था। ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है आपकी जमात की तरफ, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए जी, आईन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुकद्दस है और आइन से बढ़कर कोई चीज़ मुकद्दस नहीं है। और आईन पाकिस्तान में एक प्रोसीजर दिया गया है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है या लीडर ऑफ द हाउस होता है और अगर उसकी पॉलिसी से कोई भी इख्तलाफ करे तो उसको इख्तियार है कि वो अपने उस लीडर ऑफ द हाउस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डाल सकता है। अगर एक सेकंड जिस तरह की तशरीह माजी में हुई है अगर उसको मान लिया जाए तो फिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म हो गया। फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो अपने पूरी टेन्योर तक 5 साल तक तो कोई हटा नहीं सकता, चाहे वो गलत फैसले करे, चाहे वो मुल्क के खिलाफ फैसले करे, चाहे वो मुल्क को किसी भी अपनी मर्जी से जो है एज अ डिक्टेटर के तौर पे चलाने की कोशिश करे, तो उसको एक इम्यूनिटी मिल जाती है कि उसको कोई हटा नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह की तशरीह वो इस तरह की गई है कि अगर मैं अपने लीडर के खिलाफ, लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ अगर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आता हूं तो मैं डिस्क्वालीफाई भी होता हूं, मेरा वोट भी काउंट नहीं होता है। दुरुस्त। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो समझ में आती है कि ठीक है, अगर आप अपनी पार्टी के खिलाफ कोई वोट करते हैं तो फिर जो उसमें लिखा हुआ है कि जी एक फाइनेंस बिल और दूसरा लिखा हुआ है कि जी जो कि लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन, तो फिर उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। वो पार्टी फिर जो है रेफरेंस भेजती है स्पीकर को और फिर वो आगे इलेक्शन कमीशन तक हो जाता है। बट अगर आपका वोट भी काउंट नहीं करेंगे, इट मीन्स कि आपने उसको मजीद डिक्टेटर बनने के लिए एक तोल दे दिया और उसके बाद आपका जो है वो वोट भी काउंट नहीं होगा। अगर वोट काउंट नहीं होगा तो इसका मतलब आप सारी उम्र किसी को, आप 5 साल तक जो है वो लीडर ऑफ द हाउस को हटा नहीं सकते, या कोई और भी इस तरह का फैसला करे तो आप नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये आइन को के बुनियादी जो ढांचा है उसको हिलाने के मुतरादिफ है और ये कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया के किसी भी पार्लियामेंट में ऐसा नहीं है कि आप वोट काउंट ना करें। आप ठीक है उसके बाद अगर डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। जहां तक बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात, पीपल्स पार्टी ने कभी भी इस तरह के किसी भी जो है अमल का हिस्सा नहीं बनी। जो लास्ट टाइम इमरान खान साहब के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी उसमें उन्होंने इल्जाम बहुत लगाए, लेकिन एक भी ऐसा मेंबर नहीं था जिसने पैसे लिए हों। और एक और चीज भी कह दूं कि जो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था
उसमें जो 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 वो 20 मेंबरान थे जिन्होंने जो पार्टी से जिन्होंने इमरान खान किया था जी, हाँ, उन्होंने वोट भी नहीं दिया था। सही बात है। लेकिन एक थ्रेट तो पोस्ट की थी ना उन्होंने शर्जील साहब, और सिंध हाउस में भी उस वक्त जो एक मजमा लगा रहता था और खूब वहां पर खाने शाने होते थे, वो काफी चहल पहल होती थी, गहमा गहमी रहती थी, उसको बड़े तनकीदी निगाह से देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वो क्या हो रहा था। मैं उसका जवाब दे दूं, क्योंकि पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो पार्लियामेंट लॉजेस है उस पर भी पीटीआई के गुंडों ने उस वक्त हमला किया था, मेंबरान को धमकियां दी थी, मेंबरान पे अटैक हुआ था, वहां पुलिस घुसी थी, और आपको वो चीजें भी इसी का हिस्सा थी। और उसके बाद कुछ मेंबरान जो है उन्होंने पनाह लेने के लिए अगर वो कहीं पे गए थे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस वक्त भी मैं आपको फिर वही कहूंगा कि उन लोगों ने किसी वोट के प्रोसेस में जो है वो हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आप ये पूछ लें कि अगर दुनिया में आप इखलाकी तौर पर भी देख लें और आइन के जोर पर भी देख लें, आइन में कहाँ लिखा है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं सकते। आइन तो क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आइन का हिस्सा है या नहीं है? अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आइन का हिस्सा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसको वोट भी काउंट नहीं होगा? वेरी फेयर। मींस अगर आप वोट काउंट नहीं करते, मींस कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से मुतरादिफ आपने आइन की तब्दीली कर दी, तो क्या किसी भी जज का ये इख्तियार है कि वो आइन को तब्दील कर दे? ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार गवर्नमेंट का है। वेरी फेयर। ये इसी वजह से जाहिर है आप लोग जो है उसके रिव्यू वगैरह का मामला चल रहा है और उसमें भी काफी इल्तिवा आया है, गालिबन 2 साल से नहीं लगी। बैरिस्टर साहब, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ चीफ मिनिस्टर केपी क्या कहते हैं और क्यों वो मजबूर हो गए इनकलाब की कॉल देने पे कि अब अवाम जो है अल्लाह माफ करे खुद इंसाफ का निज़ाम अपने हाथों में ले ले, क्योंकि आपके तहत जो सिस्टम है वो तो चल ही नहीं रहा। ऑल राइट, मुझे बताया जा रहा है कि मे बी वी हैव टू रिव्यू दैट क्लिप एज वेल, क्योंकि वो खासा खतरनाक क्लिप है, आपने सुना ही होगा वैसे दानियाल साहब। इनकलाब की कॉल आपके तहत चलते हुए सिस्टम की वजह से दी जा रही है। आप लोग क्योंकि लोगों को बार बार फेल कर रहे हैं, 80 साल की बुजुर्ग खातून तक को जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात में बुक कर लिया गया है। थैंक यू जी मोना फॉर हैविंग द शो। प्लेजर। पहले मैं अगर आज के जो सुप्रीम कोर्ट जिसका आपने इनिशियली बात किया उसकी चीज़ के ऊपर अगर बात करूं तो देखें, 2 चीज़ें होती हैं कि जब बेंच फॉर्मुलेट हो जाता है, बन जाता है, तो आज जो मुनीर साहब ने अपने आप को रिफ्यूज़ किया उस पर बैठने के बाद और उसके बनने के बाद, ये उन्होंने उसके बाद अपनी जो और पूरे दिन की मसरूफियात थी उसको कंटिन्यू रखा, फिर अपनी ब्रेक में भी ही वाज देयर, लंच ब्रेक में भी, और इसके बावजूद उन्होंने ही डिडंट कम टू द बेंच एंड उधर आके नहीं, उन्होंने बैकडोर से ही ये अपना ही भिजवा दिया। जी बिल्कुल, ही रिफ्यूज्ड टू कम बैकडोर से ही। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ये कहते हैं कि दिस इज़ द वायलेशन ऑफ ओथ, आइदर यू सिट ऑन द बेंच और यू रिफ्यूज़, लेकिन रिक्यूज़ सॉरी। तो बट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप बैठ के और सारी अपनी चीज़ें करते हो और आप उसको आए भी ना और आप रिफ्यूज़ कर दें। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ तक गंडापुर साहब की बात है और इनकलाब की बात है, तो मुझे बताएं कि वो कौन से इनकलाब की बात कर रहे हैं? वो इनकलाब जहाँ उन्होंने शोधाओं के मुजस्मे जलाए, उस इनकलाब की जहाँ ये दे मेक अ मॉकरी ऑफ द शोदाज, जो उस इनकलाब की जहां आप उनके मुजस्मों को आग लगाएं क्योंकि आप उनका मजाक उड़ा सकें, या उस इनकलाब की कि जो आप IMF की बिल्डिंग के बाहर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोसेशंस करते हैं कि पाकिस्तान के साथ बैठ के नेगोशिएट ना करो। इनकलाब तो तब होता कि अगर कहते हैं कि हम महंगाई, गरीब की आवाज़ बनते हैं, हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, हम आज महंगाई की शरह में कमी नहीं हो रही तो हम इसलिए बाहर निकलना चाहते हैं। इनकी मौत ये है कि आज इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में चली गई है। इनकी मौत ये है कि ये हाथ उठा कर दवाएं कर रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो, ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। इनकी मौत ये है कि ये हाथ उठा कर मिन्नतें कर रहे थे IMF को कि पाकिस्तान के साथ बैठ के निगोशिएट ना करो, और इसके लिए उन्होंने लॉबिस्ट फर्म्स हायर की अमेरिका में जो वहाँ लेजिस्लेशन पेश कर रहे थे और पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें पेश कर रहे थे और ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी मौत ये है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी है, आपकी सूद की शरह में कमी आ रही है, फ्यूल प्राइसेस कम हो रहे हैं। सिर्फ इतनी अर्ज है कि फिर आप इनके एहतजाज से ये इंप्रेशन क्यों है कि आप लोग खौफजदा हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जो पिंडी में जलसा था वो पुरअमन तौर पर आ रहे थे,
80 साल की खातून को बुक करना टेररिज्म चार्जेस के ऊपर, और प्रोटेस्टर्स के ऊपर, आपका हल्का भी है इनफैक्ट, वो प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो कहते हैं पेलेट गन्स भी इस्तेमाल की गई, और मतलब वो क्या कर रहे थे ऐसा? देखें, अभी मैं अटक से आ रहा हूँ और जहाँ इन्होंने पुलिस के लोगों को ज़दोगोब किया, उनको उठाया, उनको लोहे के डंडे मारे, उस पे लोगों के सर फटे हुए थे। पुलिस वालों को? हमारे 29 जवान जो थे वो क्रिटिकली इंजर्ड थे। अभी अगर आप की टीम चाहे तो मैं अभी नो, इट्स नॉट अ क्लेम, आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, फुटेज है अभी आपकी चलेगी भी आज जितने भी स्टेट चैनल्स हैं, कि आप उनकी हालतें देखें कि उनका क्या हालत पुलिस के ऊपर आप कहते हैं कि उनके मुंह फटे हुए थे, और ये तमाम चीज़ों के साथ, ये क्रेन्स के साथ, खाने की चीज़ों के साथ, ये इस प्रोग्राम से आ रहे थे कि हमने 9 मई का बड़ा वर्जन जो है रिपीट करना है, और एक शहर में करना है जहां इन्होंने डे 1 से एहतजाज की कॉल दी और उसी जगह पे दी कि आप उसी जगह आओ, आप किस तरह करो, और ये वही चीज़ रिपीट करना चाह रहे थे। लेकिन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने बीच में इंटरवीन किया और उन्होंने मेक श्योर किया कि जो वहाँ के रिहायशी हैं, लोग रहते हैं, उनकी प्रोटेक्शन जो है दैट इज़ ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी, और हमने ये मेक श्योर किया कि उनकी जो हिफाजत है, उनकी सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। देखें, इनको इनको एक तरीक़ाकार चीज़ें जो हैं इनको बड़ी क्लियरली बता दी गई थी पहले भी, पिछले जलसे में भी लाहौर में। तो आज भी इस इवेंट पे भी दे हैड एम्पल प्लेसेस टू डू द जलसा। लियाकत बाग में आना जी नहीं, लियाकत बाग में नहीं, अगर आप ये कैंसिल हो गया था इनका NOC, लेकिन उसके बावजूद सब्जी मंडी तक, जो मवेशी मंडी तक इनको इजाज़त थी, दे वुड हैव कम देयर, या अगर वो करते, लेकिन इन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया, जो इन्होंने इस्लामाबाद में भी पहले किया, और इनको पुरानी आदत पड़ी हुई है कि जो चीज़ आप मांगो और आपको ना मिले तो फिर जलाओ घिराओ करो, फिर सिविल नाफरमानी की बात करो, पाकिस्तान को बंद करने की बात करो। आई थिंक द स्टेट हैज़ टू डिसाइड कि दो सोचें इकट्ठी नहीं चल सकती, या पाकिस्तान को तोड़ फोड़ की, आग लगाने की और तफरीक की, या पाकिस्तान को आगे लेके जाने की सोच। मैं ये बात आगे करती हूँ। अहमद साहब, ये बताइएगा, आप भी माशाल्लाह बहुत डेकोरेटेड आप लॉयर हैं, आपका इतना वसी तजुर्बा है, सब कुछ है, और ये बताइएगा, ये फिर आपके लिए क्या एक लम्हा फिक्रिया है कि आपकी पार्टी ने टोटल मिसट्रस्ट शो कर दिया है तमाम तर मुल्क के जुडिशल सिस्टम पे, और कहा है कि चीज़ें जो हैं अब अपने हाथ में ले ली जाएं, इनकलाब अपने हाथ में ले लिया जाए, और पुलिस वालों पे ये तमाम तर चीज़ें उनके खिलाफ करना, तशद्दुद करना, उनके सर फाड़ना, मुंह फाड़ना, ये कहाँ का इनकलाब है सर? देखिए, दानियाल साहब ने जो बातें की हैं वो लिखी हुई बातें तो हो सकती हैं कि जैसे स्क्रिप्ट मिला पढ़ के सुना दिया, उसमें हकीकत जो है वो दूर से भी नहीं मिलती। 9 मई का वाक़या एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, फेल हो गया, और उसको ज़्यादा फेल उस वक्त कर दिया जब 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया, ये साबित करने के लिए कि वो इस पे बिलीव नहीं करते, और वो वोट देके 3 करोड़ वोट देके उन्होंने PTI को और इमरान खान के हक़ में वोट किया उन्होंने। अगर ये बात जितना प्रोपेगेंडा उसका किया गया था कि 9 मई को पता नहीं क्या हो गया और क्या कर दिया और क्या होने वाला था, और ये चंद लोग जिनको खुली छुट्टी दी गई थी कि वो जी मुसल्ह फ़ौज के तमाम कंटोनमेंट्स पे कब्ज़ा कर लेंगे और तमाम मिलिट्री इंस्टॉलमेंट जो हैं उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा तासुर दिया गया। तो देखिए, बात ये है, मैं आपको ये बताऊं, अगर ये बात सच होती ना, मैं उसके थोड़ा 9 मई की वो तो हुआ सर इवेंट मैं बताऊं कि उसके बुनियादी पैरामीटर्स देखिए। जी अभी आपने देखा पिछले कुछ महीनों में UK के अंदर मुजाहरे हुए, और मुजाहरे में उन्होंने वो तमाम राउंड अप किए, करेक्ट, और सुबह शाम अदालत लगा के उन्होंने दिनों के अंदर उन्होंने उनका ट्रायल करके उनको सजा सुना के जेल में बंद कर दिया। अब ये 1.5 साल का अरसा गुजर रहा है, 1.5 साल के अरसे में किसने इनको रोका था कि आप ट्रायल ना करो? वो लोग जेलों में बंद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ट्रायल हो और सजा हो, राइट, इंतजार में हैं, और ना क्यों इसलिए ट्रायल नहीं हो रहा कि ट्रायल के लिए रिक्विजिट एविडेंस नहीं है। अगर इंक्वायरी करवाई होती, कोई जुडिशियल इंक्वायरी होती, कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने होती, जो हम शुरू से कह रहे हैं, हम तो कहते हैं कि जो लोग मुलव्वस पाए जाएंगे आउट ऑफ इंक्वायरी, तो उनके खिलाफ सजा भी दें, प्रोसिक्यूट भी करें, और हमें उनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस का निज़ाम जो है वो सही अंदाज में चलना चाहिए बिल्कुल।
लेकिन किसी को प्रोसिक्यूट करने का एक तरीक़ेकार है। गवर्नमेंट इत्तेहाद सर ये कहता है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जाए तो सजाएं जरूर हो जाएं विद श्योरिटी, और मसला यही है कि ये अदलिया, और वो तो खुद कहते हैं कि जुडिशरी की जो पुअर रैंकिंग है पाकिस्तान की, दैट एक्सप्लेन्स कि क्यों प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही। इसका मतलब ये है सजाएं नहीं हो रही कि इंसाफ मिलिट्री कोर्ट में होता है। आप उनकी सारी हिस्ट्री उठा के देख लें कि मिलिट्री कोर्ट में जिस अंदाज में सजाएं होती हैं, अपने उनका एक सिस्टम है, वो तो अलग बात है। पीटीआई दौर में भी कई केसेस चले सर मिलिट्री नहीं, कोर्ट वो अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो इंसाफ का तो ताल्लुक ही कोई नहीं उसके साथ। और ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने भी कहा हुआ है कि ये तमाम के तमाम जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, इससे पहले के फैसले हुए हैं। लेकिन मैं आपके सामने जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए, जहाँ इनको सूट करता था, अगर ये कहें कि जी जुडिशरी की नाकामी है कि ये जजेस ने इसको डिले कर दिया 9 मई जी, तो अगर 9 मई का इन्होंने ये डिले कर दिया तो 8 फरवरी के इलेक्शन से चंद दिन पहले 3 केसेस जो चल रहे थे जेल ट्रायल के, उनको डे एंड नाइट उनकी एविडेंस करवा के, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और नामुकम्मल हालत में उनकी सुनाई सुना दी गई इमरान खान को इद्दत केस और बहुत सारे जी कि ये जो है वो बड़ा स्पीडी हुआ है ट्रायल, वो कि वो इस जनरल इलेक्शन से पहले सजा सुना दें ताकि अवाम में बदली आ जाए, पैदा हो जाए कि जी अब तो उनका लीडर जो है वो 15 साल के लिए 14 साल के लिए वो बुक हो गया, अब तो इमरान खान का कोई चांस नहीं है बाहर निकलने के लिए, लिहाजा छोड़ो अब पीटीआई को। ये उसका पीछे रैशनल था। और किन्होंने सजा सुनाई? जज साहबान जाते हैं रात के 12-1 बजे तक, कहते हैं हमारी मजबूरी है, हमने ये लिखना है। अब पूछें ये मजबूरी किसने दी उनको? जज ने किसने कहा सर ऐसा? ऐसे वाकई किसी जज ने कहा है? आप सोचें कि जज जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट का, अब ये जो वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के जज आ रहे थे, ये अपने हाई कोर्ट के डिसिप्लिन के अंदर काम करते हैं। करेक्ट, सही है। हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिसिप्लिन में थे, या लुक्का अगर कोई था तो लाहौर हाई कोर्ट का कोई होगा। सही। दोनों हाई कोर्ट्स की तरफ से तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई थी कि जज ने ये ड्यूटी रोस्टर उसका डिफाइंड है। हाँ। जब जेल ट्रायल होता है, हाँ। उसका एक ड्यूटी, दानियल साहब इसको कंफर्म करेंगे, हाँ। उसका ड्यूटी रोस्टर कंफर्म होता है कि आपने सुबह इतना बजे अदालत लगानी है, इतना बजे खत्म कर देनी है। सही। रात के 12 बजे कौन सा ड्यूटी रोस्टर है? ये किसके इंस्ट्रक्शन के तहत वहाँ काम कर रहे थे जज? और कहते थे जब मजबूरी है जी हमें तो बैठना पड़ेगा और यहाँ काम भी करना पड़ेगा, और वो सजा नहीं। बट सर मैं ताकि आगे ले जाऊंगी वाला मामला है, तो बहुत संगीन बात है। एक बात तो कहना चाह रहा हूं जी प्लीज, कि ये जब आप डू यू एग्री विद दिस कि अब रेवोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा? तमाम कोई रेवोल्यूशन आपके सर फाउंडर कह रहे हैं। रेवोल्यूशन का सवाल ये है कि जब इंसान एग्जिस्टिंग सिस्टम से, जिसकी बुनियाद डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ पे हो, करेक्ट, जब आप बदल हो जाएं, बदल कैसे हो जाएं कि आइन एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उसको आसमानी सहीफा के बाद सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है किसी कौम का, कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान का, आईने पाकिस्तान, करेक्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशन को तो आपने बालाए ताक रख दिया, आपने रूल ऑफ लॉ को बदल दिया रूल ऑफ अथॉरिटी के साथ, वो भी खत्म हो गया। डेमोक्रेसी की जगह अब क्या हो गया? जब आपने रूल ऑफ लॉ को बदला तो क्या आ गया? डेस्पोटिज्म आ गया। अब डेस्पोटिज्म आ गया तो जुडिशरी जो है वो अंडरमाइन कर दिया आपने, और यही वजह हुई कि आपने देखा कि 6 जजेस का लेटर जो है वो पढ़ के देख लीजिए, उससे बड़ी कौन सी बड़ी एविडेंस है? सही, जिसमें जी कहा जा रहा है कि हम पे अनप्रेसिडेंटेड दबाव पड़ा डाला गया। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब इंसाफ खत्म होगा तो जुल्म शुरू हो जाएगा। सही हो गया। और जब जुल्म होगा तो जुल्म का फिर डायमंड कट्स डायमंड। फिर जो कायदे आज़म ने भी जब 1946 में जब अंग्रेज और कांग्रेस मिल गए थे तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दी। आई मस्ट से कि ये बड़ा ना बहुत एक आप समझे बड़ा बयान है कि डायमंड कट्स डायमंड, और अगर जुल्म हो रहा है तो फिर जुल्म का जवाब अदालतें बंद इस काम के नहीं, बहुत खतरनाक अदालतों को और कमजोर कर रहे हैं आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को एक सिविल कोर्ट बनाया जा रहा है, शर्जील साहब, जनरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनाकर जो तजवीज पेश की गई है, और किस तरीके से आईनी तरमीम के जरिए, आईनी तरमीम के, और वो आईनी तरमीम जो थी वो मसबदा किस अंदाज में वोटिंग के लिए पेश हो रहा था। तो ये इन तमाम बातों को अगर आप सामने रखिए, गालिबन शर्जील साहब ने ये भी क्लेम किया है कि ये जो वोटिंग है और ये आईनी तरमीम है ये बासानी अब पास भी होने वाली है, और ये भी शायद बात है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी अब इसके हक में वोट देंगे। चले वो तो खैर ये हम तो वलीउल्लाह नहीं है, शर्जील साहब शायद हों कि वो ऐसी बात कर रहे हैं, जी शर्जील साहब आप बात आएगी
आपको वलीउल्लाह का खिताब देना दुरुस्त है, या फिर आप किसी मुत्तफिका या कोई वेरीफाइड किस्म के आपके पास फैक्ट्स हैं, अनडिनाइबल फैक्ट हैं, जिस वजह से आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मौलाना साहब आपके हक में वोट डालेंगे? अब बिल्कुल जी, मैंने कहा कि जी वो आईनी मसूदा जब आएगा तो मौलाना साहब ज़ाहिर है अपनी चेंजेस चाहते होंगे, पीपल्स पार्टी अपने एक ड्राफ्ट देगी। लेकिन जो इन्होंने वलीउल्लाह वाली बात की, ये इनका कसूर नहीं है। बैरिस्टर साहब वैसे बुजुर्ग आदमी है, लेकिन ये पीटीआई का वतीरा रहा है सब पे नाम रखना। और इसी तरीके से पीटीआई के जो चेयरमैन जिनके पीछे सब कसीदे पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने मौलाना पे भी बहुत ही नाम रखते थे, हर जलसे में नाम रखते थे, और फिर आज उसी हटदर्मी के साथ जो है वो उधर बैठे भी। खैर इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, जो एक कोर्ट्स की बात कर रहे थे, जुडिशियल बहुत एक मजलूम बनने की कोशिश कर रहे थे पीटीआई और जो मोहतरम बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे ये बताएं इनको कौन सी कोर्ट्स अच्छी लगती हैं? इनको साकिब निसार की कोर्ट्स अच्छी लगती हैं? वो साकिब निसार जिसने अपने पीटीआई के मुखालफिन को चुन चुन के जेलों में डाला और डेली कमेंट्स करके उनकी धज्जियां उड़ाता था। उस वक्त वो इमरान खान के हीरो थे, वो साकिब निसार थे, जिसने पूरे पाकिस्तान में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई। इस्लामाबाद में पिंडी में लोगों के घर गिराए गए, लेकिन इमरान खान के गैर आईनी गैर कानूनी घर को रेगुलराइज हो गया, करा दिया, क्योंकि उनको साकिब निसार अच्छे लगते हैं। जिसने इमरान खान जैसे शख्स को जो है सादिक और अमीन का लकब दे दिया। सादिक और अमीन का लकब कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए तो मजहबी चीज़ है, लेकिन वो भी सर्टिफिकेट इन्होंने दे दिया उसको, साकिब निसार को। तो इनको साकिब निसार अच्छे लगते हैं, जो और जिसके डैम फंड में ये आगे ये प्राइम मिनिस्टर थे मुल्क के, इनको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। इमरान का ये बैरिस्टर साहब बैठे, इनको पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कब का कहाँ लिखा हुआ है कि जी चीफ जस्टिस डैम बनाएगा, और डैम में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नाचते फिर के वहां पे चल रहे थे। तो ये इनको इस तरीके की कोर्ट्स चाहिए जो इनके इशारों पे नाचें। इनको इस तरह के जजेस चाहिए जो इनको मर्सिडीज में, आज तक पाकिस्तान में कोई एक लीडर बताएं कि जो लॉकअप से जो है सुप्रीम कोर्ट में मर्सिडीज में गया, वो मर्सिडीज में इमरान खान को लेके आया, इनको वो किसके ऑर्डर पे लेके आया? जज साहब के ऑर्डर पे लेके आया। उस वक्त उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। हाँ जी, और फिर उनको कहा गया जी गुड टू सी यू। तो इनको इस तरह के जजेस चाहिए जो कि इनके इशारों पे नाचें, जो कि इनके लिए काम करें, और फिर उसके बदले में जो है उनकी फैमिली मेंबर्स को टिकट्स भी मिले और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ पूरी एक एसोसिएशन बने, और फिर बाकी सारे लवाजमान में ज़्यादा मैं टीवी पे नहीं कहना चाहता। तो खान साहब जो हैं उनको और उनकी पीटीआई को इस तरह की कोर्ट चाहिए जो कि बिल्कुल उनके लिए एक पॉलिटिकल एजेंट का काम करें, एक पॉलिटिकल वर्कर का काम करें। कोई जस्टिफिकेशन है मुझे बताया साकिब निसार। और फिर पीटीआई के लोगों को यहाँ पे कराची में मैं बता रहा हूँ आपको, पीटीआई के एक एमपीए को जो है वो नोटिस हुआ कि जी उन्होंने राहगीर लोगों को मारा, और फिर साकिब निसार ने बोला जी 5 लाख रुपए डैम फंड में जमा करा दो, आपको हम छोड़ दें। डॉक्टर थे आई थिंक वो, बाय प्रोफेशन एमपीए थे सिंध के। जी मैं आप अच्छा शरीर साहब, ये आपकी सही सारी बातें सही हैं, लेकिन क्या दो गलत मिलके सही बना देंगे सर? ये भी जवाब फरमाइएगा। ब्रेक पे मुझे कहा जा रहा है जाने का। सृष्टि हूँ, बड़े सारे सवाल पूछे अहमद अवैस साहब से उन्होंने कि उनको किस तरह की अदालत चाहिए। वो अदालतें चाहिए जिसको कहा जाता है कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में उन्होंने चीजें निकाल के मुखालफिन पे पीटीआई के तोपी। आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। काफ़ी गर्मा गर्म और धुआंधार डिबेट था ब्रेक से पहले। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद भी उन तमाम मौजूआत पे और टॉपिक्स पे बात करनी है हमने। जो हमने पॉइंटर्स कलेक्ट किए हैं कि किस तरह की अदालत चाहिए, क्या दो गलत मिलकर ठीक बनाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है। रियासत अली आज़ाद साहब भी अब हमें ज्वाइन करते हैं, सदर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। वेरी वार्म वेलकम सर। शर्जील मेमन साहब ने ब्रेक से कबल एक पॉइंट उठाया था, वो मैं आपके साथ भी उठाती हूँ कि जो अब ये कहते हैं कि साकिब निसार स्टाइल कोर्ट्स चाहिए पीटीआई को, अपनी कोर्ट करना चाहते हैं ये लोग, तो एक वो बड़ा एक अजीब सा इंप्रेशन जा रहा है कि अगर कोर्ट किसी के साथ कुछ हो और जाती तौर पर किसी सियासी लीडर को फेवर करती हो तो उसको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही चीज़ गलत हो जाए, उनके खिलाफ हो जाए, जाती नौयत की जो है वो सेटिंग ना हो किसी भी सियासी लीडर की किसी जज के साथ या कोर्ट के साथ, तो वो कहते हैं ये तो गलत है, इसको तो आप बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दें। ये इंप्रेशन डिस्पेल करना कितना ज़रूरी है और अभी हो क्या रहा है मुल्क में? देखिए मोना, ये तो बिल्कुल कतई तौर पे ये चीज़ गलत है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये कहे कि ये जज पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल पार्टी उसको क्लेम करे, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए ये पाकिस्तान की अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, उससे अबव हो के ये सारी चीज़ें सोचनी है। देखिए जो अपोजिशन होती है उसको अदलिया हमेशा अच्छी लगती है, और जो गवर्नमेंट में होते हैं उनको अदलिया हमेशा बुरी लगती है। उसकी रीज़न ये होती
कि जब भी एग्जेक्टिव अपने अख्तियारात से तजावुज करती है तो वो चीज़ जब कोर्ट में जाती है तो स्ट्राइक डाउन हो जाती है, इसलिए उनको ये चीज़ पसंद नहीं होती। हम ये कहते हैं कि देखें, जैसे सूरी की एक रूलिंग थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेट साइड कर दिया, और वहाँ पे हमारी जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, वहाँ पे वज़ीर इत्तलात बाहर आए तो उन्हें लोगों ने मुबारक, जिन्होंने कहा हमें मुबारक ना दें, ये आइन और कानून की फतवा। बिल्कुल, अगर आज उसी सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई की जजमेंट अदरवाइज दे दी तो इसको भी ये कहना चाहिए कि ये आइन और कानून की फतह है। तो मैं समझता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से अबव होनी चाहिए सोच जजेस की भी, और उस अदलिया को भी जो आज़ाद अदलिया, उसको आज़ाद अदलिया रहना चाहिए। उनको इम्प्रेशन वो तो नहीं देते, ये पॉलिटिकल लोग उसको वो कर लेते हैं कि जी ये जज शायद हमें फेवर नहीं कर, नेक्स्ट आने वाला हमारे लिए दूध और शहद की नहरें बहा देगा, ये भी गलत है। एक बड़ा जरूरी पॉइंट उठाया था 63A के मुतालिक, वो मैं आपके साथ करती हूँ बात उस पर, शर्जील साहब से भी फिर उसके हवाले से पूछती हूँ। वो ये कह रहे थे कि अगर 63A को हम लोग इस तरह से करें कि वोट ही ना गिना जाए मुनहरिफ अरकान का, तो फिर ये कि वो अगर कोई भी डिक्टेटर जैसा डिक्टेटर की तर्ज का एक पीएम बैठा हुआ है, फिर वो बैठा रहेगा 5 साल, फिर उसको तो उड़ाने वाला ही कोई नहीं है, उसके खिलाफ जैसे कहते हैं ना हक आवाज कौन बुलंद करेगा अगर मुनहरिफ अरकान का वोट ही नहीं गिनेंगे? तो पार्लियामेंट कैसे आती? पार्लियामेंट तो जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो पे लड़ के आते हैं ना। अगर मुझे मुस्लिम लीग नून पसंद है, मैं उस पे लड़ के आ रहा हूँ, मुझे अगर पीटीआई किसी को पसंद है या मुझे या किसी को, वो उस पे लड़ के आ रहा है, तो उसको उस क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, उस मंशूर को फॉलो करना चाहिए, पार्टी पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। क्यों दिया आवाम ने आपके मैनिफेस्टो पे? आप अगर इतने तुरम खान थे, आजाद आप जीत जाते, आजाद लड़के आ जाते, फिर अपनी मर्जी से वोट जहां मर्जी दे। ये मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की ये ख्वाहिश थी कि ये जो छांगा मांगा की सियासत है, फलां हाउस की सियासत है, ये मवेशी मंडियां लगती हैं, ये मुल्क के लिए, ये आइन के लिए, ये जमहूरियत के लिए। साहब ने एक बात उठाई ना, उन्होंने कहा कि अगर पीएम जो है वो डिक्टेटर की तर्ज पर काम शुरू कर दे तो उसके अरकान उसके खिलाफ कैसे हक आवाज बुलंद करेंगे अगर उनका वोट ही नहीं गिनेंगे? पार्लियामेंट कितने साल के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि वो 5 साल के लिए आएगी। तो आप उससे पहले अगर वो डिक्टेटर है, कुछ भी है, उसका हक बनता है 5 साल वो पूरे करे। आप कौन होते? यस, आप कौन होते उसको हटाने के लिए? पार्लियामेंट का तसलसल ही जमहूरियत की कामयाबी। आप उसको चलने दें। आप अगर ये 63A ला के इस मुल्क के अंदर जो मुल्की खजाना है, हुकूमत में बैठे लोग जो MNA है, उनकी वो मंडियां लगाएं, उनको रिश्वत दें, उनको और कोई ओहदे दें, लालच दें, और ये जमहूरियत है। शर्जील साहब बड़ी अहम बात उन्होंने कर दी है, बर्दाश्त करें 5 साल ये छांगा मांगा की सियासत तो बीबी शहीद ने भी खत्म करनी थी। मैं एक जवाब दूं। सारे मौजूद बैठे हुए हैं, लॉ को भी समझते हैं, मैं तो लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ। ये बताएं कि दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तस्वुर ही नहीं है, और दुनिया में कौन सा मुल्क ये कहता है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अगर 5 साल के लिए आ गया या कोई चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए आ गया, चाहे वो गलत करे, सही करे, मुल्क का दिवालिया कर दे, मुल्क में तबाही फैला दे, 5 साल तक हम उसको हटा नहीं सकते क्योंकि उसको 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता ही इसलिए है कि जी अगर कोई भी शख्स अगर पावर में बैठा हुआ है, इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसको ये डर और खौफ होगा अगर मैंने अवाम की उमंगों के खिलाफ कोई काम किया या मैंने कोई अपनी मर्जी थोपी तो मुझे मेरे अपने पार्टी के मेंबर्स भी मुझसे जो है वो मेरा एहतसाब कर सकते हैं, और मेरा एहतसाब इस तरीके हो सकता है मुझे वो हटा सकते हैं। बहुत सारी दुनिया की कितनी डेमोक्रेसीज है जिसमें जो है वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा रहता है। एक ये बात। दूसरी बात वकला की और जजेस की बात हुई, मुझे ये बताएं कि एक हमारे पास मुझे ये भी याद है कि कासिम सूरी साहब जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी वो गलत इलेक्शन जीते हैं, उसको उमर अता बंदियाल साहब ने उनको अनलिमिटेड स्टे दे दिया और अनलिमिटेड स्टे की वजह से वो बैठे रहे। इसी तरीके से मुझे फिर ये भी याद आ गया कि KPK के जो चीफ जस्टिस साहब थे वकार सेठी साहब, उन्होंने कहा कि जी KPK BRT में करप्शन हुई है और उसके लिए नैब और FIA जो है उसको प्रोब करे। उसको भी उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान की मोहब्बत में कहा कि जी स्टे दे दिया अनलिमिटेड पीरियड तक के लिए। KPK BRT को FIA ने मोहब्बत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप गौर करें अहमद साहब। नहीं, मैं तो प्रूव कर रहा हूँ ना आपको कि वो उसको प्रोब भी नहीं कर सकते। भाई अगर एक चीफ जस्टिस ने पेशावर हाई कोर्ट के कहा आप इन्वेस्टिगेशन होने देते ना, आपने इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दी। सही हो गया, इन्वेस्टिगेशन में क्या कबात है? ठीक है, हाँ 1000 मिसालें दे सकता हूँ कि जिस तरीके से खान साहब को इस तरह रिलीफ मिलते। और अभी जो लेटेस्ट चीज चली उसमें बताऊं, मेरे लिए हमने पीपुल्स पार्टी कहा कि हमारे लिए काजी फैज साहब भी मोहतरम है, हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मोहतरम है। जेल से इमरान खान साहब बयान देते हैं कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह की भरपूर हिमायत करता हूँ। मुझे हिमायत गलत, आप अपने रिकॉर्ड निकालें।
ये बताएं कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कहे कि मैं फलाने चीफ जस्टिस की हिमायत करता हूं, क्या ये चीज अखलाकी तौर पे या लॉ के हिसाब से ये ठीक है? क्या आप ऐलान कर रहे हो कि जी मैं फलाने जज की हिमायत कर रहा हूं, इसका आप क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हैं? बल्कि वो कहते हैं कि और ठीक है ये हिमायत वाली बात है, लेकिन दानियाल साहब आपसे इसका पहले जवाब आ जाए कि वो जो उन्होंने मरियम औरंगजेब साहिबा का एक वो कोट किया था शॉर्ट, वो कई दफा सोशल मीडिया पे चल रहा होता है ऑन द अदर वे अराउंड, कि जो फैसले आपके हक में आते हैं आप कहते हैं आईन और कानून की फतह है, और जो नहीं आते वो आपको नहीं लगते आईन और कानून की फतह। और ऐसा चीफ जस्टिस कैसे अनबायस होगा जो कि अपॉइंट ही सदर और प्राइम मिनिस्टर करेंगे मुल्क के? ये बहुत जरूरी सवाल है, विच आई थिंक द रूलिंग अलायंस मस्ट आंसर। देखें, पहली चीज़ तो हमने यहाँ बात की कि वोट की और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, जी, और 63A की। तो ये दुनिया के तमाम मौजब माशरों में, हम बरतानिया की बात करें, हम अमेरिका की बात करें, ब्रिटिश पार्लियामेंट से क्योंकि हम अपना इंस्पिरेशन ड्राइव करते हैं काफ़ी हद तक, तो आपके जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होती है तो आपके जो लोग होते हैं, MPs होते हैं, वो फॉर या अगेंस्ट वोट करते हैं। दिस इज़ नथिंग न्यू टू द वर्ल्ड, कोई ड्रैकोनियन लॉ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इतना खौफ में, मतलब ये अगर किसी के खिलाफ जा सकती है तो हमारे खिलाफ जा सकती है इस टाइम पे। नहीं तो फिर वो रियासत साहब ने बात की ना कि फिर वो आज़ाद लड़के आए, खुद लड़े, खुद अपने पाँव पे खुद इलेक्शन लड़े, जीते। आपने इलेक्शन लड़ा है एक दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो पे, अवाम को आपने वो बेचा है, पार्लियामेंट में आके आप कुछ और कर रहे हैं। देखें, आप जो ही आते हैं तो आपको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन एज यू सेल, मुझे आप बात बताएं तो फिर आप मुझे ये कह दें कि दो बंदों की शादी हो, क्योंकि आप यू कम इनटू द मैरिज बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट ऑफ टू पीपल, द शिक फॉर डाइवोर्स आप उसको हटा दें, क्यों भाई? आप करके देखें जी जी तो आप तो आप जो है जी बिल्कुल, देखिए बोले करने को माहौल तो आप जो है ना ये चॉइस और ये ऑप्शन जो है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज के पास एक पावर है कि फिर उसको देखें, उसको वे आउट करें कि ये हमारा इसके साथ गुजारा है या नहीं, और हम अगर नहीं है गुजारा तो आप उठा के बाहर फेंक दें या आप उनको नोटिस दे के फारिग कर दें। यू हैव दैट ऑप्शन विद यू। एक एस्पेक्ट है ना जो ये हम मिसालें जो हैं यूरोप वहाँ की बरतानिया की मिसाल देते हैं, फलां सैकड़ों साल पुरानी उनकी एस्टैब्लिश सिस्टम है जिसमें क्रॉमवेल की बात की आपको सिस्टम में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। यहाँ पे कई क्रॉमवेल आते हैं, कई क्रॉमवेल जाते हैं, कई मर जाते हैं, कई फिर जिंदा बैठे में, तो सूरत हाल यहाँ मुख्तलिफ है। इसी तरह से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हमारे पोलिटिकल सिस्टम के अंदर भी वो पोलिटिकल मोरालिटी जो है वो ज़ीरो है। हम बड़े खुल के, अब माशरा भी उसको नापसंद नहीं करता या वो मजबूर है, खामोश हैं कि बड़े खुल के जो एक उनके रेट लगते हैं, उनके हाउस ट्रेडिंग कह रहे हैं या वो लोडाक्रेसी कह लें कि उनके रेट लगते हैं, उनको दिए जाते हैं। अब एक आदमी जो है वो पूरे सिस्टम को उल्टा के फेंक दे और उसको आप अगर आपने टेम्पटेशन दे दी है कभी तुम्हें इतना दे देंगे कि तुम्हें एक इलेक्शन छोड़ के अगली दफा दोबारा लड़ना। तो अगली बात भी तो सर हो सकती है ना कि उसके पास कोई टेम्पटेशन ना हो, वो अपनी जमीर की आवाज पे कर रहा हो, जैसे कि जब वो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था तो जो इनकी तरफ से मुनहरिफ हुए थे, आप कहते थे ना जमीर की आवाज है। बोथ साइड्स के प्रोस और कॉन्स भी हैं, डिबेट है, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। सवाल ये है कि इसके अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये कहते हैं कि रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोर्ट फैसला करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वोट के मुतालिक तो कुछ नहीं लिखा हुआ। सही, 63A के मुतालिक ये नहीं लिखा हुआ कि वोट काउंट करना है या नहीं करना। ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन शर्जील साहब भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। दो तरह का है, एक है मेड बाय द पार्लियामेंट और दूसरा है बाय द जजमेंट्स, ठीक है, जहां पे एम्बिग्विटी हो लॉ के अंदर उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करती है। अच्छा, जब खामोश है वो सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर, जहां पे लॉ साइलेंट है, इसीलिए जो आर्टिकल 186 है, प्रेसिडेंट को क्यों अख्तियार दिया गया कि व्हेन देयर इज अ एम्बिग्विटी रिगार्डिंग एनी आर्टिकल, एनी लॉ, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन सेंड अ reference to the Supreme Court of Pakistan भेजा गया था जी, guidance and for interpretation of the law। तो सुप्रीम कोर्ट जो करेगी, बहुत दिलचस्प बात है, तो अंडर आर्टिकल 189 वो शर्जील साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शर्जील साहब, जहां आइन खामोश है उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है अदालत ने, तो वो अगर कर ली और जो आपको पसंद नहीं आई अगर, तो उसमें क्या गलत किया अदालत ने? जी आप कभी मैं बिल्कुल पॉइंट इस पे आए। जी मैं कह रहा हूँ जी, आर्टिकल 95 जो है ना, वो आप आइन से सुप्रीम कोर्ट नहीं उड़ा सकती, और उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। और वैसे भी जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर एक दफा या चीफ मिनिस्टर बनते हैं
तो एक सर्टेन पीरियड में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं कि जी मैं इलेक्शन जीत गया एज अपने लीडर ऑफ द हाउस की, अब मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, तो अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को भी आप उड़ा रहे हैं कि जी आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, वेरी फेयर। हाँ, और ये एक्सक्यूज है कि जी 5 साल इंतजार करिए, आजाद किया है, लेकिन मैं आज पीपल्स पार्टी की टिकट से, मैं आज पीपल्स पार्टी की टिकट से इलेक्ट होके आया हूं, और अगर मैं सोचता हूं कि जी मेरा चीफ मिनिस्टर जो है वो अगर सूबे के खिलाफ काम कर रहा हो, खुदा ना खास्ता, या मेरा चीफ मिनिस्टर कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें सूबे की आवाम को नुकसान पहुंचता हो, तो मैं कहूंगी क्योंकि मैं पीपल्स पार्टी की टिकट से जीत के हूं, 5 साल तक तो ये चीफ मिनिस्टर रहेगा, चाहे ये अनटचेबल हो गया। ठीक है, हाँ दानियाल साहब, आपका भी कोई पॉइंट था इस पे? देखिए खामोश है ना वहां पे वो, जबकि शर्जील साहब आल्सो एज अ वैलिड पॉइंट कि फिर तो खत्म हो जाता है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कॉन्सेप्ट। देखिए जहां लॉ साइलेंट है, बिल्कुल पीटीआई के लीडर जो है वो मिसाल वेस्ट की ही देते रहते हैं। हाँ। वो हमेशा वेस्ट मुआवजा करते रहते हैं कि फलाने मुल्क में ये नहीं होता, फलाने मुल्क में ये नहीं होता। तो अब इनको प्रॉब्लम क्या है कि जी अगर पाक, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ये तो नहीं है कि जी कॉन्स्टिट्यूशन को आप एक चीज और हटा दें। अगर ये इतनी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई एम्बिग्विटी तो उसकी क्लेरिफिकेशन भले करनी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आइन से नहीं हटा सकता। उसको तो नहीं हटा सकते जी, उस प्रोविजन को तो नहीं हटा सकते ना। देखिए जहां तक लॉ साइलेंट, जिस तरह मेरे दोनों कोलीग्स कह रहे थे कि जहां लॉ साइलेंट होता है, वो तो बिल्कुल प्रोविजन आपके पास है कि आप यू कैन डिस्कस या सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जो ऑप्शन नहीं है वो आइन को रीराइट करने की नहीं है। देखिए हम तो बात आज जो बात हम करते हैं, और हम हमारी जो पूरी जो ये कहानी या पूरा पिलर खड़ा हुआ है, वो तो खड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 और 106 के ऊपर हुआ है, जहां आपके इनके सुन्नी इत्तेहाद, ये शुरू वहां से हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद की जो लोग हैं, जिनको आपका आइन बड़ा क्लियर कहता है कि 3 दिन का टाइम देता है, वो किसी की भी हमारे ऑनरेबल कोलीग्स की मर्जी हो या दिल करे या कोई मूड अच्छा ना हो, तो वो 3 की जगह 6 लिख दे या 6 की जगह 2 लिख दे, दैट इज नॉट देयर राइट, दे डोंट हैव द पावर्स टू डू दैट। जब ये ऐसी चीजें करते हैं, इट्स नॉट ओनली दैट, आपके पास फिर आपको आइन बड़ा कटवाइज जो है चीजों को बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करता है कि खाली पहले ये टाइम का हो गया, फिर आपका किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है, कैसे करना है, जिनके ऊपर क्लैरिटी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी बाद मोहम्मद काकर साहब की जजमेंट जो है, उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया कि आपकी जहां दोनों का आपस में क्लैश हुआ, तो वहां जो आइन है, ये जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो वो है वो बालातर है, तो इससे ऊपर तो 3 दिन का तो ये है, 3 दिन का तो है कि जो उसमें वैसे लिमिट लिखी हुई है कि 3 दिन के अंदर ये काम करना है। 6 दिन तो नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ये सूरत हाल हुई है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, जिसको उन्होंने बार बार कहा है प्रोसीडिंग के दौरान भी और उसके अंदर भी कि बिकॉज ऑफ दैट जजमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत फैसला दिया, और गलत फैसले की वजह से इंटरप्रेट उन्होंने गलत किया। मेरे गलत फैसले की वजह से कोई किसी को मार दे, तो कल जब मैं अपना फैसला वापस ले लूंगा, जो मारा है उसको माफ कर दो। सामने उन्होंने कहा क्योंकि मैंडेट था पीटीआई का, इमरान खान का, लेकिन वो रीराइट कर रहे हैं, 3 दिन को रीराइट कर रहे हैं, 3 दिन को रीराइट कर रहे हैं। अगर किसी ने 2007 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट है, उसमें तसद्दुक जिलानी साहब की जजमेंट, और 1972 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर फाउंडेशन किसी भी बिल्डिंग के लीगल, उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर होगा वो भी लीगल होगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का दोनों फैसले सेट साइड हो गए, उन्होंने कहा गलत है, तो वो एंटी स्टेटस को उसी पोजीशन पे चले गए। इसलिए आप ये नहीं कह सकते री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि उसके कॉन्सिक्वेंस जो ऊपर बिल्डिंग बनी थी बाय विर्चू ऑफ दैट जजमेंट वो डिमोलिश हो गई। लिखा कि 15 दिन का, उस जजमेंट में लिखा कि 15 दिन का टाइम देते हैं, 15 दिन का 15 दिन का टाइम आप आईनी कौन सी शिक के देखें ना, जजमेंट्स जितनी भी जजमेंट्स है, आप आइन जिस चीज़ को 3 दिन का टाइम देते हैं, वो कहते हैं 3 दिन का टाइम देते हैं, चलो ठीक है बात कर लेते हैं। आप 15 दिन का टाइम दे कैसे सकते हैं? आपको ये पावर्स आई कहाँ से? ये पावर्स आपने अपने ऊपर खुद आपने ड्रॉ कर ली कि आपकी जो चीज़ एक लिखी है उसको तो आप एक एम्बिग्विटी खत्म करने के लिए 90 डेज में क्या किया, 90 डेज इलेक्शन में क्या किया, इलेक्शन मोना 90 डेज वही वो चले, वो कह रहे हैं 90 डेज में इलेक्शन कराना है ना, वो भी तो नहीं, खाली ये नहीं लिखा 90 डेज, पहले लिखा है कत्ल की सजा सजाए मौत है, मैन स्लॉटर टक 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 तक नीचे 90 दिन में इलेक्शन कराना है, और फिर आपको पॉइंट ए बी सी डी ये तमाम चीजें एड्रेस होंगी तो उसके बाद राइट। I'll have to wind up if Shab has a final say। शर्जील साहब आप कुछ आप एक आखिरी इस पे मौक़िफ़ जरूर फरमाइएगा। गवर्नमेंट इस मामले को खुश असलूबी से खत्म कर सकती है, अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन निकाल लें, पहले निकाल लें, जैसे आपने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का निकाला था।
देखिए जी, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है और वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। हम इस वक्त जो है अब भले जिनको हंसना है वो हंसने, रियासत साहब हंस रहे हैं। देखिए ये भी गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, वो 2 दिन पहले निकाले, 3 दिन पहले निकाले या 1 महीना पहले या 88 डेज पहले निकाल दे। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए जी शर्जील साहब प्लीज कंप्लीट जी। छोड़ता हूं, जो भी चीफ जस्टिस होंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी, लेकिन जुडिशरी को जिस तरीके से पॉलिटिसाइज और अपने मकासद के लिए पीटीआई की लीडरशिप ने और पीटीआई ने इस्तेमाल किया है, उसकी कोई आज मिसाल नहीं मिलती। और आर्टिकल 63A की बिल्कुल क्लेरिफिकेशन ये है कि नो कॉन्सेप्ट जो है हमारे आइन का हिस्सा है। भुट्टो के उस मंशूर को फॉलो करेंगे जिसमें मोहतरमा ने फरमाया था कि मैं झंडा लहराऊंगी इफ्तिखार चौधरी वाली तहरीक में आजाद अदलिया के लिए। आपके देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।